हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वातावरण। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हमने पिछली क्लास में भी यही टॉपिक पढ़ा था और उसका एक पार्ट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि बालक की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कारक जरूरी होते हैं। आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। एक मिनट भाई। बालक की विकास के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, उनमें से हमने कल पढ़ा था वंशानुक्रम। मैंने 4 कारण बताए थे, 4 कारक बताए थे, यानी कि वंशानुक्रम का बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके साथ ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है, फिर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है और अधिगम का। परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरिटी, जो गैसेल ने यूज किया था कि शारीरिक और मानसिकता के लिए, शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए परिपक्वता की भी जरूरत होती है, यानी कि मैच्योरिटी के साथ शारीरिक विकास भी होता है और मानसिकता भी होती है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम तक उसके सारे अंग तो बन चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मेच्योरिटी होती है, जो पावर आती है, वो एज के साथ आती है। एज के साथ आती है, फिर उसको बोलेंगे कि प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ आती है, या फिर हम कहेंगे कि पुनर्बलन के साथ आती है। सेम इसी तरीके से मानसिक विकास भी बच्चे के जन्म के साथ ही होता है, यानी कि उनके अंदर थोड़ी सी क्या, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो जन्म के साथ ही होता है, बट उसके अंदर फिर परिपक्वता से काफी सारे चेंजेस आते हैं। बच्चा समाज में, एनवायरमेंट में, या जो भी उसको कंडीशंस मिलती हैं उसमें वो काफी कुछ सीखता है। यानी कि 4 कारक बताए थे। 4 कारक में कौन कौन से कारक थे? वंशानुक्रम कारक, फिर उसके बाद सेकंड क्या था? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, या हम कहें इंग्लिश में फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यानी कि बच्चे के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, जिसमें से फर्स्ट बोला था हमने वंशानुक्रम, सेकंड बोला था हमने वातावरण, फिर हमने कहा था कि परिपक्वता, और फोर्थ कारक क्या बोला था हमने? अधिगम। इन चारों का इफेक्ट बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और वंशानुक्रम में तो हमने किसकी महत्वता दी थी? कि जीन्स की महत्वता दी थी, यानी कि माता पिता के द्वारा, माता पिता के माध्यम को बनाकर हमारे पीढ़ियों के गुण जो बच्चे के अंदर आते हैं उसको क्या बोला जाता है? वंशानुक्रम, ठीक है। अब वो उसकी अलग अलग सोरेनसन के हिसाब से, हमने गाल्टन के हिसाब से या मेंडल के हिसाब से अलग अलग हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली थी। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कि वातावरण का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि वातावरण क्या होता है? वातावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वातावरण। अब वातावरण का पर्यायवाची क्या है? पर्यावरण। जो वातावरण है उसी का पर्यायवाची क्या है? पर्यावरण। आज का टॉपिक रहेगा कि वातावरण एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहे हैं? बालक के विकास के ऊपर। बालक के विकास के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज का टॉपिक हमारा ये है। अब वातावरण का पर्यायवाची क्या है? वातावरण होता क्या है? इसका पर्यायवाची क्या होता है? पर्यावरण। और पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण। यानी कि परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से। आवरण का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। यानी कि जो हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है उससे बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि वातावरण क्या है? कि बाहरी शक्ति है जो बालक के जन्म से ही उसको क्या करती है? प्रभावित करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि वातावरण का पर्यायवाची बोलूं तो क्या होता है?
पर्यायवाची क्या होता है? पर्यावरण। अब पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ईवीएस में पढ़ते हो तुम ये। अब परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर से, चारों ओर से। और आवरण का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, ढका हुआ। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ का वो पर्यावरण या वो बाहरी शक्ति जो बच्चे के जन्म से ही उसको प्रभावित करना स्टार्ट कर देती है, उसके विकास को प्रभावित करना स्टार्ट कर देती है। रॉस महोदय एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है पर्यावरण की, कि पर्यावरण क्या है या वातावरण क्या है? वातावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि बच्चे के विकास को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें से जो 4 फैक्टर थे उसमें से वंशानुक्रम और वातावरण से क्वेश्चंस बनते हैं, और वातावरण से आजकल ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वातावरण के अंदर एक डेफिनेशन है रॉस महोदय की, तो उन्होंने क्या कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है। इसी वर्ड को पकड़ लेना, वातावरण। वैसे भी तुम्हें पता है कि वातावरण क्या है? वातावरण क्या है? पर्यायवाची का, पर्यायवाची किसका है? पर्यावरण का। और पर्यावरण क्या है? परि प्लस आवरण, यानी कि चारों तरफ से। अब चारों तरफ से क्या होता है? जो हमें घेर कर रखता है, यानी कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो बच्चे के जन्म से ही उसको प्रभावित करती है। जन्म से ही बच्चे को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बालक के लिए ही वातावरण की जरूरत है, वातावरण को भी बालक की जरूरत होती है। यानी कि बच्चा क्या होता है? बच्चा एक संगठित ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें सूर्य से मिलती है। ऐसे ही बालक भी क्या है? एक संगठित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अब संगठित ऊर्जा का स्रोत कैसे बोलेंगे उसको? क्योंकि जैसे जैसे बालक को वातावरण की जरूरत पड़ती है, सेम ऐसे ही वातावरण को भी बालक की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चा नहीं होगा तो हमारा जो सामाजिकता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो नैतिकता है, वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। यानी कि समाज के अंदर, वातावरण के अंदर जो हमारे पहलू बने हुए हैं कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए उसका सामाजिकरण होना जरूरी है, उसके अंदर नैतिकता की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर प्यार, प्रेम, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अगर बालक नहीं होगा तो जो हमारा आसपास का वातावरण है, लिविंग थिंग्स का जो वातावरण है, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक बालक को वातावरण की जरूरत होती है, बालक को वातावरण की जरूरत है, वातावरण की जरूरत है। अब ये बात तो पता ही है कि बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट की जरूरत है। बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर निकलेगा, जब गर्भ के अंदर होता है तो उसको जो भरण पोषण है वो उसकी माँ से मिलता है। लेकिन जब जैसे ही जन्म होता है, स्टार्टिंग के 8-10 दिन तक बच्चे का वजन घटने लग जाता है। अब बच्चे का वजन क्यों घटता है? क्योंकि वो वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो अडेप्ट नहीं कर पाता है जो भी एनवायरनमेंट उसको मिलता है। तो एक बार हर बच्चे का वेट क्या होता है, उसका भार क्या होता है, घट जाता है 10-15 दिन के लिए। अब धीरे धीरे फिर वो उस वातावरण को समझने लग जाता है, उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने लग जाता है। यानी कि जो माँ की बॉडी का जो टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। माँ की बॉडी के अंदर सारा कुछ पोषण उसको माँ से मिल रहा था, यानी कि बॉडी का अंदर का जो पर्यावरण था, जो वातावरण था, जो माँ के गर्भ का था, वो बच्चे को बाहर वाले वातावरण से बिल्कुल डिफरेंट था। तो जब बाहर आता है तो उसको समायोजन के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब वो जो बाहर का जो वातावरण है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी तो बच्चे का एक अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। सेम इसी तरीके से हम कहेंगे कि बालक को वातावरण की जरूरत है, यानी कि बच्चे ने जब जन्म लिया उसी टाइम से उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, उसको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, चाहे वो प्यार प्रेम वाला वातावरण हो, चाहे उसका खान पान का हो, उसको नहलाने के लिए गर्म पानी चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए, उसको माँ की फीडिंग चाहिए, ये सब उनको जरूरत होती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि वातावरण को भी बालक की जरूरत होती है, वातावरण को भी बालक की जरूरत होती है। अब वातावरण को बालक की जरूरत कैसे होती है? जरूरत है।
क्योंकि जब बालक है तो हमारे आसपास के जो कायदे कानून रूल रेगुलेशन बनते हैं वो बच्चे को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यानी कि एक बालक को सेंटर में रखकर जो राष्ट्र है बालक को कहाँ रखता है, सेंटर में रखता है। सबसे पहले जितनी भी हमारी योजनाएं बनती हैं, यानी कि जैसे सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो बच्चे को सेंटर में रखकर बनाई जाती हैं। चाहे वो स्कूल से रिलेटेड योजनाएं हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड योजनाएं हो, चाहे वो आसपास की सामाजिकता को देखकर हो, क्योंकि बालक ही तो समाज की क्या है, नींव है। यानी कि बालक का जब वातावरण अच्छा मिलेगा तभी तो वो एक अच्छा मतलब देश का निवासी बन पाएगा और वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। यानी कि जितनी जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो बालक को सेंटर में रखकर बनाई जाती हैं। अगर बालक नहीं है तो सामाजिकता नहीं होगी, सामाजिकता नहीं होगी। फैमिली के अंदर क्या होगी, निष्क्रियता होगी, निष्क्रियता होगी, ठीक है ना, नैतिकता होगी। बालक है तो नैतिकता का होना भी परिवार के अंदर, नैतिकता, ये सामाजिकता, निष्क्रियता, नैतिकता, ये सब की सब किससे जुड़ी होती है, बालक से जुड़ी होती है। अगर घर में बच्चा ही नहीं है तो माँ बाप क्या रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। उनको क्या मतलब है, वो उनका जो उनको पारिवारिक जो संपत्ति, जो जमीन जायदाद जो भी मिली हुई है उसे अपना भरण पोषण करते रहेंगे, लेकिन उनका जीवन कैसा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। अगर घर के अंदर एक्टिविटी चाहिए, यानी कि निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, तो घर में एक बालक का होना भी जरूरी है। अगर बच्चे हैं तो ही पेरेंट्स उनके लिए कुछ कमाते हैं या अपने आप को बिजी रखते हैं या उसके फ्यूचर के लिए दिन रात भागदौड़ करते रहते हैं। यानी कि बालक है तो घर का वातावरण क्या रहेगा, अच्छा। यानी कि वातावरण के लिए घर में बालक का होना जरूरी है। तो दोनों बातें एक दूसरे के साथ लिंक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बालक के लिए वातावरण की जरूरत है या वातावरण के लिए बालक की जरूरत है, तो हम दोनों के अंदर क्या कहेंगे, दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। यानी कि इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि बालक जो होता है, इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि जो बालक होता है वो बालक एक संगठित ऊर्जा का स्रोत है। बालक को क्या माना जाता है, बालक को संगठित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, संगठित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जैसे कि स्रोत माना जाता है, ठीक है। जैसे कि बालक का कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है, सूर्य के साथ किया जाता है। अब सूर्य से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही बच्चे से भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा किसको मिलेगी, ऊर्जा किसको मिलेगी, समाज को मिलेगी। सबसे पहले ऊर्जा किसके को मिलेगी, माता पिता को मिलेगी, माता पिता को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे हम, समाज को मिलेगी। फिर किसको मिलेगी, संस्कृति को मिलेगी, बच्चा है तो संस्कृति भी है। फिर किसको मिलेगी, नैतिकता का होना भी जरूरी होगा, बच्चा होगा। अगर बच्चा ही नहीं है तो हमें ये सब शो ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामाजिकता, नैतिकता, संस्कृति, ये सब की सब किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, एक बालक के साथ जुड़ी होती हैं। राष्ट्र की जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो किसको देखकर, किसको सेंटर में रखकर बनाई जाती हैं, बच्चे को सेंटर में रखकर बनाई जाती है। यानी कि बच्चे की तुलना, बालक की तुलना किसके साथ की जाती है, सूर्य के साथ। बालक, जितनी भी सरकारी योजनाएं बनती हैं वो किसको देखकर बनाई जाती हैं, बच्चे को देखकर बनाई जाती हैं। यानी कि बच्चे को क्या माना गया है, एक संगठित ऊर्जा का स्रोत माना गया है, ठीक है। अब काफी बच्चों का क्वेश्चन माइंड में आता है कि जब इतनी सारी महत्वता है तो बच्चे के लिए वंशानुक्रम का होना जरूरी है या वातावरण का होना जरूरी है। यानी कि बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए, यानी कि हम बोलेंगे विकास के लिए वंशानुक्रम का होना जरूरी है या वातावरण का। विकास के लिए ऑप्शन आएगा वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों की जरूरत है या किसी एक की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। यानी कि किसी एक का भी जीरो हो जाना, अगर ये जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ये दोनों, मान लो किसी एक का जीरो होगा तो विकास क्या होगा, जीरो। यानी कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वंशानुक्रम की ज्यादा हो और वातावरण की कम हो, या कई बार कोई बच्चा वंशानुक्रम थोड़ा सा वीक निकल पैदा हुआ हो और बाद में वातावरण ने उसको उसका
मतलब चेंज किया हो, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं कर पाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूर मतलब वैसे बात देखी जाए तो विकास के लिए क्या जरूरत है, वंशानुक्रम की भी जरूरत है और वातावरण की, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीपल का साइन होता है। किसी एक का भी जीरो होना बच्चे की डेवलपमेंट को जीरो कर देगा, यानी कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। बच्चा अगर सरवाइव कर भी गया तो वो एक निष्क्रियता की स्टेज पर रहेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा भूमिका पूछी जाए तो किसकी होती है, वंशानुक्रम, क्योंकि वंशानुक्रम के साथ क्या जुड़ा होता है, हमारा शारीरिक विकास जुड़ा होता है और साथ में ही क्या जुड़ा होता है, हमारा मानसिक विकास। यानी कि जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है वो हमारे वंशानुक्रम के साथ जुड़ा होता है। अगर अधिक महत्वता बताई जाए तो वंशानुक्रम बोल सकते हैं, अदरवाइज एक बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम की भी उतनी ही महत्वता है जितनी वातावरण के लिए। और बालक के लिए वातावरण की जरूरत है और वातावरण के लिए बालक की, ये मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यानी कि जन्म के ऊपर, जन्म से उसके ऊपर प्रभाव, जन्म जब बच्चे का होता है तो उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक विकास जो स्टार्टिंग में होता है वो किससे होता है, वंशानुक्रम, ठीक है। अब वातावरण भी बच्चे को दो टाइप का होता है, मतलब वातावरण के समय भी बच्चे के अंदर दो टाइप से पढ़ते हैं। यानी कि एक तो गर्भ के अंदर का वातावरण, गर्भ के अंदर का वातावरण, बच्चे के जन्म से पहले का वातावरण, गर्भ के अंदर का वातावरण, अंदर का वातावरण। और दूसरा वातावरण क्या है, बच्चे के जन्म के बाद का। दूसरा क्या होगा, जन्म के बाद का। अब जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसके पोषण के लिए वातावरण का होना जरूरी है, वातावरण का अच्छा होना जरूरी है। अब जैसे कि बच्चे जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर आयरन की कमी ना हो जाए, उसके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो जाए, यानी कि बच्चे को सबसे ज्यादा उस टाइम पोषक आहार जो मिलेगा, माँ के गर्भ से जो पोषक आहार मिलेगा, बच्चा कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड है। अगर माँ की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है तो बच्चे के भी मानसिक विकास के ऊपर उतना ही ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो हमारे तो क्या क्या जरूरत पड़ती है, कैसा वातावरण चाहिए, एक तो माँ का पौष्टिक आहार होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, यानी कि उसको कैल्शियम और आयरन वाला भोजन देना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, माँ की मेंटल जो कंडीशन होती है, मानसिक जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। माँ को क्या नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। माँ को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर माँ इन सब चीजों का सेवन करेगी तो बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं हो पाएगा और मानसिक विकास भी अच्छा नहीं हो पाएगा। यानी कि दोनों के अंदर ही क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, दोनों ही अच्छे नहीं हो पाएंगे। बच्चा सारा का सारा अपना जो पोषक तत्व लेता है वो किससे लेता है, माँ से लेता है। यानी कि जब बच्चा माँ की नाल से जुड़ा होता है, जन्म लेने के बाद तक भी, जब तक नाल से बच्चे को अलग नहीं किया जाता तब तक बच्चा माँ से भोजन लेता रहता है, ठीक है। और जब बच्चे के जन्म के टाइम, मतलब जो बाद में बच्चे के जन्म होने के जो 30 मिनट तक का भी टाइम होता है उसको भी पर्चुनिटी टाइम बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सारा का सारा प्रभाव किसका पड़ेगा, यहाँ पर जो गर्भ के समय होता है वो सारा प्रभाव बच्चे के ऊपर किसका पड़ता है, यहाँ पर माँ का प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके ऊपर कौन से वातावरण का प्रभाव पड़ता है, माँ वाले वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके ऊपर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालेंगे। जन्म के बाद सबसे पहले क्या प्रभाव डालेगा, जो जन्म के बाद जो वातावरण होगा वो सबसे पहले किसका वातावरण देखा जाता है, परिवार का देखा जाता है, ठीक है। परिवार के बाद किसका देखा जाएगा, विद्यालय का। पूछ लिया जाता है यहाँ पर फर्स्ट एजेंसी क्या है, सेकंड एजेंसी क्या है, मीडियम एजेंसी क्या है, थर्ड क्या देखा जाएगा, थर्ड देखा जाएगा समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति देखा जाएगा, संस्कृति। संस्कृति। फोर्थ क्या होगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव,
मनोवैज्ञानिक प्रभाव। फिर क्या देखा जाएगा? भौतिक प्रभाव। फिर क्या देखा जाएगा? वहां की जलवायु कैसी है। ठीक है, ये जो बाकी सारे पढ़े हमने 6 टाइप, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। यानी कि वातावरण के टाइम पर हमने क्या क्या देखा कि बच्चे के जन्म के समय बच्चा जब गर्भ में होता है तब कैसा वातावरण होना चाहिए, और बच्चे के जन्म के बाद कैसा वातावरण होना चाहिए। अब बच्चे के जन्म के समय मतलब जन्म होने से पहले उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? माँ का प्रभाव पड़ता है। और माँ का प्रभाव पड़ता है तो माँ का कैसे पड़ेगा? माँ का खान पान क्या है, माँ कैसी चीजों का सेवन कर रही है, माँ की मानसिक स्थिति कैसी है, ये सब चीजें उसको अफेक्ट करेंगी। जब बच्चा जन्म ले लेता है, यानी कि वातावरण में जो प्रकृति का जो वातावरण है उसके अंदर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको प्रभाव करने वाले, उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक रहेंगे? 6 प्रकार के कारक हैं। परिवार है, सबसे पहले क्या होगा? परिवार होगा। फिर क्या होगा? विद्यालय होगा। फिर क्या होगा? हमारे आसपास का जो समाज और संस्कृति है वो उसको इफेक्ट करेगा। फिर मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो रहेंगे, भौतिक कारण रहेंगे और जलवायु रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है कि बच्चे को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला कारक, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित करने वाला मुख्य कारक, प्रथम कारक। पहले पढ़ेंगे हम प्रथम कारक। प्रभावित करने वाला प्रथम कारक क्या है? प्रथम कारक। और दूसरा पूछा जाता है मुख्य कारक। ये साइड में मैंने क्या लिख रखे हैं? कारक। ये सारे के सारे क्या हैं? जन्म के बाद के कारक। अब जन्म के बाद के कारक कौन कौन से? परिवार है, विद्यालय है, समाज संस्कृति है, मनोवैज्ञानिक है, भौतिक है और जलवायु है। अब इनमें से प्रथम कारक कौन सा है और मुख्य कारक कौन सा है? ये जो प्रथम है और मुख्य है, इन दोनों बातों में फर्क है। प्रथम कारक तो क्या होता है? उसका परिवार। उसका परिवार उसके बारे में कैसा सोचता है, उसके परिवार उसको कैसी केयर देता है, स्नेह प्यार, उसको किस तरह की बातें सिखाई जाती हैं, कैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे उसके अंदर पॉजिटिविटी डाली जाती है। यानी कि प्रथम कारक तो क्या रहेगा? परिवार। और दूसरा जो कारक है यानी कि मुख्य कारक, तो मुख्य कारक में क्या पढ़ेंगे हम? मुख्य कारक क्या रहता है? विद्यालय। अब इसको मुख्य क्यों माना गया है? देखो, जब बच्चा वैदिक टाइम में होता था, वैदिक टाइम पीरियड यानी कि बहुत पुरानी बात है, तो बच्चा स्कूल कब जाता था? यानी कि बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए कब जाता था? जब बच्चा 12 साल का हो जाता था। वैदिक टाइम में, वैदिक काल में बच्चा स्कूल कब जाता था? जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता था। थोड़े टाइम के बाद ये कब जाने लगा? थोड़े से कुछ साल बीते, कई 100 साल बीते, और उसके बाद बच्चा स्कूल में 8 वर्ष का हुआ तब जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जो एजुकेशन है उसमें कहा जाता है कि 6 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्या है? इतने ज़्यादा बिजी हैं, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, माँ और फादर दोनों वर्किंग हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, मतलब सिंगल फैमिली परिवारों का जो आकार है वो छोटा बनने लग गया। और जैसे जैसे परिवार का आकार छोटा हुआ तो बच्चे को रखने वाला कोई नहीं है, माँ बाप वर्किंग है या सिंगल पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चे को 2.5-3 साल में ही स्कूल में भेज देते हैं। अब जो चीज़ें उसको परिवार में सीखने को मिलती थी 12 साल तक, यानी कि 11+ ईयर तक, फिर उसके बाद 7+ ईयर तक, या फिर 5+ ईयर तक, अब वो चीज़ें जो परिवार से सीखता था वो कहाँ से सीखता है? विद्यालय से सीखता है। क्योंकि अब जो प्री नर्सरी स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चे को 2.5 या 3 वर्ष में ही भेज दिया जाता है, या उसी को बोलते हैं आंगनबाड़ी शिक्षा। अब इसमें बच्चे से भेजा क्यों जाता है? क्योंकि घर में कोई रखने वाला नहीं है। अब घर में कोई रखने वाला नहीं है तो बच्चा अकेला घर में कैसे रहे? तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? उसको आंगनबाड़ी शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है 2.5 और 3 वर्ष की उम्र में। जो बच्चा सारी चीजें परिवार से सीखता था वो बच्चा आजकल कहाँ से सीखने लगा? ये वाला बच्चे कहाँ से सीखते हैं? विद्यालय से सीखते हैं।
और जब विद्यालय से सीखते हैं तो इसी को क्या बोला गया कि प्रथम कारक तो परिवार है, क्योंकि बच्चा जब जन्म हुआ तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आया, फैमिली के कांटेक्ट में आया, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य कारक है, मैक्सिमम शिक्षा कहाँ से लेता है, वो विद्यालय से लेता है। अब पहले परिवार बड़े बड़े होते थे तो बच्चे के अंदर वहां पर शेयरिंग की भावना आती थी, घर में 5 चीजें आई, 5 बच्चे हैं, मिल बांट कर खाएंगे। आजकल क्या है, बच्चा एक ही है घर में, चाहे 5 चीजें आए, चाहे 2 चीजें आए, चाहे 1 चीज आए, कंप्लीट उसकी है, उसको शेयर करने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको पता है कि जो चीज आई है वो तेरी है, ठीक है, वही घर का राजा बना हुआ है। अब ये जो चीजें थी, जो बातें हैं, सामाजिकता, शेयरिंग, नैतिकता, ये बच्चा कहाँ से सीखता है, विद्यालय से। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चा जाता है आंगनबाड़ी में तो टिफिन में अपना जो भी खाना लेकर जाता है, मैडम उसका कुछ खाना दूसरे बच्चे को दे देती है और दूसरे बच्चे वाला खाना उसको दे देती है। अब पहले ये सब चीजें कहाँ होती थी, परिवार में फादर चीज लेकर आए, कुछ भी खाने का लेकर आए, माँ उस चीजों का बंटवारा कर देती थी या दादी उन चीजों का बंटवारा कर देती थी, यानी कि बच्चे के अंदर शेयरिंग की भावना आती थी। आज परिवार सिमट गए हैं, सिंगल फैमिली बन गई है, तो परिवार और इतने ज्यादा बिजी लाइफ है पेरेंट्स की कि बच्चे को कहीं इधर उधर पास पड़ोस आस पड़ोस में लेकर ही नहीं जाते हैं। तो वो कहाँ सीखता है, वो विद्यालय में सीखता है, यानी कि इसलिए इसको क्या बोला गया है, ये क्या है कि बच्चे के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कारक क्या है, विद्यालय, और प्रथम कारक क्या है, परिवार। ऐसे ही कई बार क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि फर्स्ट एजेंसी क्या है, यानी कि प्रथम एजेंसी। प्रथम एजेंसी तो क्या रहेगी, प्रथम एजेंसी तो क्या रहेगी, परिवार। और उसके बाद द्वितीय एजेंसी कौन सी रहेगी, विद्यालय रहेगा। और अगर पूछा जाए कि माध्यमिक एजेंसी कौन सी रहेगी, माध्यमिक एजेंसी, तो माध्यमिक एजेंसी कौन सी रहेगी, मीडिया, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब किस में आते हैं, माध्यमिक मीडिया में आते हैं, ठीक है। यानी कि प्रथम एजेंसी पूछे तो परिवार, द्वितीय एजेंसी पूछे तो विद्यालय, माध्यमिक एजेंसी पूछे, ये जो माध्यमिक एजेंसी है इसी को क्या बोला जाता है, भौतिक कारक। जो माध्यमिक एजेंसी है इसको क्या बोला जाता है, भौतिक कारक, ठीक है। अब परिवार की भूमिका क्या रहती है, परिवार में सबसे प्रथम जो गुरु होती है वो बच्चे के लिए क्या रहती है, उनकी माँ रहती है, यानी कि माँ को ही क्या बोला गया है, प्रथम गुरु माना गया है। और जो परिवार में जो सीखने का जो स्थान है, परिवार बच्चे के लिए सर्वोत्तम स्थान है, यानी कि जो पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी ने क्या बोला कि परिवार बच्चे के सीखने का प्रथम स्थान है। पेस्टोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी, और वो पेस्टोलॉजी क्या मानते हैं, हम ये जो 6 कारक लिखवाए हैं, परिवार, फिर विद्यालय, समाज संस्कृति, मनोवैज्ञानिक कारण, भौतिक कारण और जलवायु, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम परिवार के बारे में पढ़ते हैं। अब परिवार, इसके अंदर जो पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी ने क्या बोला, परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। उन्होंने क्या कहा, परिवार है वहां पर बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, परिवार सीखने का प्रथम स्थान है, प्रथम नहीं सर्वोत्तम स्थान है। क्या बोला उन्होंने, परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। परिवार है तो बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है, स्थान है। और परिवार के अंदर भी सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी रहती है, माँ की रहती है। यानी कि ये जो फ्रोबेल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि माताएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। पेस्टोलॉजी ने तो क्या कहा, परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। अब फ्रोबेल हैं वो क्या कहते हैं, जो माताएं हैं वो बच्चे की क्या होती हैं, आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। माताएं बच्चे की आदर्श अध्यापिकाएं हैं। वैसे तो स्कूल टीचर तो जब स्कूल में जाएगा तब मिलेगी, लेकिन पहली टीचर कौन होती है, पहली गुरु कौन होती है बच्चे के लिए, माँ होती है। कैसे होती है माँ पहली अध्यापिका, जैसे कि बच्चे को ये पता चला, मतलब माँ को ये पता चला कि घर में आज गेस्ट आने वाले,
ठीक है। जैसे ही माँ के पास सूचना आई कि घर में गेस्ट आने वाली हैं, सबसे पहले माँ के दिमाग में क्या दौड़ता है? अगर माँ के दिमाग में गेस्ट के लिए प्यार, प्रेम, स्नेह की भावना उमड़ती है तो वो ये सोचती है, अच्छा वो वाले रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको खाने में ये पसंद है, तो पहले मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा घर को अरेंज कर देती हूँ। वो नहा इस बाथरूम में लेंगे, इस बाथरूम को नहाने के लिए यूज कर लेंगे, इस रूम को सोने के लिए यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पर एक चारपाई की कमी है, बेड के साइड में एक चारपाई लगा देती हूँ, इतने गेस्ट आ रहे हैं, इस हिसाब से ये खाना बना लेती हूँ। माँ उसी टाइम तुरंत तैयारियों में जुट जाती है और एक छोटा बच्चा माँ को देख रहा होता है। अगर माँ उन परिवार, उन रिश्तेदारों के प्रति प्यार, प्रेम और स्नेह की भावना दिखाएगी तो बच्चे के अंदर भी क्या होगा? परिवार उन रिश्तेदारों के लिए प्यार, प्रेम और स्नेह की भावना आ जाएगी। यानी कि बच्चे के माइंड में ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि वो मेरे ही अपने हैं और मुझे उनके साथ प्यार से रहना है। वहां से वो सामाजिकता सीखेगा, नैतिकता सीखेगा, शेयरिंग की भावना सीखेगा। यानी कि वहां से बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। दूसरी स्थिति में माँ के दूसरे कोई रिश्तेदार आते हैं और जैसे ही माँ के पास ये सूचना आती है कि वो वाले गेस्ट आ रहे हैं और माँ को उनसे मिलना अच्छा नहीं लगता है या माँ को उनका आना एक सिरदर्दी लगती है, तो माँ तुरंत ये सोचती है या वो तुरंत ऐसा रिएक्शन देती है, वो क्यों आ रहे हैं? ठीक है, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, बाद में आ जाते, अभी आने की क्या जरूरत थी, अभी तो हमें वहां जाना था, उनको भी अभी आना था। मतलब माँ अपने मन ही मन में जो बुड़बुड़ाती है या जो माँ का जो चेहरा है वो बच्चा देखता है, तो बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आता है कि उनको नहीं आना चाहिए। अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव है और माँ पॉजिटिव नहीं है तो बच्चा भी पॉजिटिव नहीं है। यानी कि सबसे पहली गुरु किसको माना गया है? माँ। माँ से सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है। ये किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? परिवार के अंदर ही बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पैदा होने के बाद बच्चा परिवार के साथ बिताता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो अगर परिवार के अंदर जैसी बच्चे की परवरिश होगी, बच्चा वैसा ही रिएक्शन देगा। कई बार परवरिश तो हमें बहुत अच्छी करनी चाहिए, लेकिन प्यार, प्रेम और जो स्नेह की जो बाउंड्री है उसको किसी लिमिट तक रखना चाहिए। अगर बच्चे को एक प्रॉपर अमाउंट में प्यार, प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा तो वो एक अच्छा सामाजिक, नैतिक प्राणी बन पाएगा समाज के अंदर। अगर उसको हद से ज्यादा प्यार, प्रेम दिया जाएगा तो बच्चा उस टाइम पर भी बिगड़ जाता है। यानी कि बच्चे का जो विकास है वो अगर हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस करके अगर उसको प्यार, प्रेम और दिया जाए या माँ उसको सिर पर बैठा ले या फादर उसको सिर पर बैठा ले, तब भी वो एक अच्छा उसका विकास नहीं हो पाएगा। या तो वो डिपेंड हो जाएगा, या तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना सीख जाएगा। अब डिपेंड होगा, हो सकता है कि उसका IQ इतना अच्छा है लेकिन उसको हैबिट होगी। जैसे माँ होमवर्क करा रही है, अब माँ होमवर्क करा रही है, बच्चे का IQ अच्छा है, अगर रोज माँ उसको साथ में बैठ के इस क्वेश्चन को ऐसे करे, इसको ऐसे करे, तो वो अपना दिमाग को यूज करना ही छोड़ देगा। अब दिमाग को यूज नहीं करेगा, IQ उसका अच्छा है लेकिन नीयत उसकी सही नहीं रहेगी, वो एक तरीके से माँ के ऊपर क्या रह जाएगा? डिपेंड रह जाएगा। इसलिए बच्चे के अंदर अच्छे गुण लाने के लिए, अच्छी उसकी परवरिश करने के लिए उसको थोड़ा बहुत डांटना भी जरूरी होता है, उससे प्यार करना भी जरूरी होता है और उसको कोई पनिशमेंट देना भी जरूरी होता है। यानी कि बच्चे से प्यार करो लेकिन प्यार भी एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें बच्चे का जो वातावरण है, वातावरण कौन सा? परिवार वाला जो वातावरण है वो बच्चे को सिखाता है और परिवार में रहकर ही वो अपने जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं या परिवार के जो लोग हैं उनके साथ वो संबंध बनाना सीखता है। दूसरा कारक कौन सा बताया परिवार के बाद? विद्यालय। अब विद्यालय को क्या बोला गया था? मुख्य कारक। विद्यालय को क्या बोला गया था? ये तो क्या है? प्रथम कारक। ठीक है, प्रथम कारक। और विद्यालय को क्या बोला गया था? मुख्य। द्वितीय कारक नहीं बोला। वैसे जब एजेंसी की बात करें तो विद्यालय क्या है? द्वितीय एजेंसी है, दूसरी एजेंसी, और परिवार क्या है? पहली एजेंसी। जो प्रथम और मुख्य में से क्वेश्चन बनता है तो विद्यालय क्या है? मुख्य कारक। क्योंकि बहुत छोटा बच्चा ही आज के दिन जो परिवार से सीखता था वो विद्यालय से सीखना शुरू कर देता है। अब इसको मुख्य कारक बोला जाएगा या इसको क्या बोला जाएगा? दूसरी एजेंसी। दूसरी एजेंसी। और ये क्या है? प्रथम एजेंसी। अब विद्यालय के अंदर किसका अहम रोल रहता है? विद्यालय के अंदर अहम रोल किसका रहेगा? अध्यापक। ठीक है, अब अध्यापक का ही मेन रोल क्या है? बच्चे के एक सर्वांगीण विकास के अंदर।
बच्चा, छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, पहले दिन स्कूल में जाकर अगर उसका टॉयलेट निकल गया और टीचर ने उसको डांट दिया, या टीचर ने कहा कि पेंसिल को ऐसे पकड़ो और बच्चा नहीं पकड़ पाता है, टीचर ने उसको डांट दिया, तो बच्चा स्कूल से इतनी नफरत करने लग जाएगा, उस टीचर के लिए बच्चे की ऐसी भावना क्रिएट हो जाएगी कि वो कभी भी उस टीचर को आदर प्यार प्रेम की भावना से नहीं देखेगा, वो टीचर उसका पहला दुश्मन बन जाएगा। हो सकता है कि पेरेंट्स के डर से उसको स्कूल जाना पड़े, लेकिन बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, दब्बूपन की भावना आ जाएगी, यानी कि बच्चे के अंदर दब्बूपन की भावना आ जाएगी, दब्बूपन की भावना आ जाएगी। कब? अगर टीचर उसको डांटता है। अगर बच्चा गलती करता है और अध्यापक उसको प्यार से समझाता है, प्यार प्रेम स्नेह से समझाता है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। टीचर ने विकास, बच्चे को एक क्वेश्चन समझाया, टीचर ने, बच्चे को नहीं आया, दोबारा पूछा, टीचर ने फिर दूसरे तरीके से सिखाया, बच्चे को फिर नहीं आया, फिर तीसरी बार बच्चा पूछता है, अध्यापक फिर उसको किसी और तरीके से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है, तो बच्चे की क्या बढ़ेगी, जिज्ञासु बढ़ेगी, उस क्वेश्चन को, उस परिस्थिति को, उस प्रॉब्लम को एक प्रयोगात्मक तरीके से वो सीखने की कोशिश करेगा, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे के अंदर क्या आएगी, जिज्ञासु की भावना है। क्लास में दो बच्चे बात कर रहे हैं, अब वो किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और टीचर ने उनको डांट दिया, अब उनके जो मन के अंदर विचार थी, जो भावनाएं थी, जो उनके अंदर क्वेश्चंस उनके माइंड के अंदर जो क्रिएट हो रहे थे, टीचर आपस में डिस्कस नहीं करने देगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, तो बच्चा वहां पर कैसा फील करेगा, बच्चे के माइंड में जो विचार थे वो वहां पर क्या हो गए, दब गए। अब विचार दब गए तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, यानी कि क्लास के अंदर जीडी करवाना, क्लास के अंदर क्रियात्मक एक्टिविटीज करवाना, क्लास का माहौल बनाना, क्लास के साथ टीचर की कैसी अटैचमेंट है, वो सब बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले बच्चे को क्लास में जब बैठाया जाता था, अभी भी काफ़ी सारे स्कूलों में तो यही होता है कि जो बैठने की कंडीशन होती है कि यहाँ पर बच्चे ऐसे बैठते हैं, दो रो बन गई, ठीक है। अब टीचर यहाँ बैठते हैं, ये कौन है, टीचर है, और ये क्या है, स्टूडेंट्स की रो है, स्टूडेंट की रो है। अब जो यह लास्ट वाला जो बच्चा है, टीचर इससे कन्वर्सेशन करेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली टीचर बच्चे के साथ अटैच नहीं हो पाता, यानी कि इस बच्चे से अटैच नहीं हो पाएगा, इससे रोज कनेक्टेड है, इससे भी रोज कनेक्टेड है, इनसे भी रोज कनेक्टेड है, लेकिन लास्ट वाले बच्चों से टीचर उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहता। तो इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया, इसका सॉल्यूशन ये ढूंढा गया कि क्लास में क्या की जाए, रोटेशन की जाए, यानी कि ये बच्चा यहाँ आएगा, यहाँ वाला बच्चा यहाँ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ जाएगा, और ये वाला बच्चा वहाँ आएगा, यानी कि क्लास में क्या हो जाए, रोटेशन। जो बिल्कुल प्री नर्सरी स्कूल है उसके अंदर क्या किया जाता है कि क्लासरूम को इस तरीके से बनाया जाता है, ये बच्चों के बेंचेज होते हैं सी शेप में, या इसको डी शेप बोल सकते हैं, ये बच्चों के क्या रहते हैं, बेंचेज, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर अपने बैग रखते हैं, और टीचर की चेयर कहाँ होती है, यहाँ पर। ये जो प्री नर्सरी स्कूल में जो टीचर होता है वो बच्चे के साथ क्या करेगा, डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, यानी कि जो विद्यालय के अंदर जो एनवायरनमेंट दिया जाए, अगर वो सकारात्मक एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो बच्चे की परवरिश, बच्चे के ऊपर जो वातावरण के प्रभाव हैं वो पॉजिटिव होंगे और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर उनके अंदर कुछ कमी की जाएगी तो बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से स्कूल में नहीं हो पाएगा। यानी कि बच्चे को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए छोटी क्लासेस में ऐसे बेंचेस लगाए जाते हैं, या फिर क्लास में क्या की जाती है, रोटेशन की जाती है। और क्या किया जाता है, टीचर और स्टूडेंट का रेशो फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि मान लो 30 बच्चे हैं क्लास में तो एक टीचर रहेगा, 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर रहेंगे। जो हमारा आरटी एक्ट 2009 है उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट्स का रेशो को क्या कर दिया गया, फिक्स, यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशो, क्या बोलते हैं इसको, शिक्षक शिक्षार्थी रेशो, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, ये क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर जो और फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि लेबोरेटरी, लैब, प्लेग्राउंड, लेबोरेटरी होनी चाहिए, क्लासरूम के अंदर मैप होने चाहिए, बच्चे अगर ज्योग्राफी सीख रहे हैं उसको इंडिया का मैप दिखाना चाहिए, वहाँ का प्लेग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ये क्या है, विद्यालय के जो भौतिक एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एक अच्छे बच्चे के
मतलब एक बच्चे के अच्छे विकास के लिए वहाँ का जो भौतिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पर लेबोरेटरी होनी चाहिए, बच्चा वहाँ पर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ जाए, एक इंटरेस्टेड चाइल्ड के साथ जाए, इंटरेस्टेड चाइल्ड बिहेवियर के साथ जाए, क्लासरूम में मैप होंगे तो बच्चा डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, उसका प्लेग्राउंड अच्छा होना चाहिए ताकि उसका क्या हो सके, शारीरिक विकास हो सके। यहाँ पर क्या होगा, मैप और लेबोरेटरी होंगी तो बच्चे की क्या होगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी और बच्चा डायरेक्ट चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा, यानी कि उसका अधिगम, उसकी लर्निंग अच्छी होगी। बच्चे का टीचर के साथ लिंक कैसा है वो भी डिसाइड करेगा कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। दूसरी बात करूं तो बच्चे स्कूल के अंदर मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर उन दोनों का डायरेक्ट लिंक कैसा है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, जो स्कूल को फाइनेंशियली कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल। अब स्कूल का प्रिंसिपल कहे कि एक टीचर की जरूरत है, यानी कि इंग्लिश के टीचर स्कूल में 3 होने चाहिए और अभी कितने हैं, 2। वो एक टीचर की डिमांड यहाँ से करते हैं मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट उनको एक टीचर और प्रोवाइड करवा देते हैं तो सारी क्लासेस में टीचर जाने के लिए अवेलेबल होंगे, यानी कि अगर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है तो ऑटोमेटिक स्कूल का पर्यावरण, स्कूल का वातावरण क्या होगा, अच्छा होगा, और वातावरण अच्छा है तो बच्चे का विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। विद्यालय में जो अध्यापक है उनका आपसी संबंध, अब 2 टीचर है वो आपस में वो जो 2 टीचर आपस में ही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो बच्चों के अंदर क्या अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, बच्चों के अंदर क्या कौन सी भावना आएगी हर छोटी चीज के ऊपर लड़ने की। यानी कि स्कूल में जो टीचर्स का आपस का जो संबंध है वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि विद्यालय की जो बात करें तो विद्यालय के अंदर शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात अच्छा होना चाहिए। विद्यालय के अंदर जो भौतिक कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, लेबोरेटरी, मैप, प्लेग्राउंड, ये सब होना चाहिए। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डायरेक्ट संबंध होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। विद्यालय के अंदर जो अध्यापक हैं उनके संबंध क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, प्रशासन, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, प्रशासन, और मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, प्रबंध। यानी कि ये प्रबंध और प्रशासन, इसको बोलते हैं प्रशासन। इसके संबंध क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है। अब थर्ड टॉपिक क्या था, हमने परिवार को पढ़ लिया, हमने विद्यालय को पढ़ लिया। थर्ड टॉपिक क्या था, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण या वातावरण। अब सामाजिक और संस्कृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जब भी ये सामाजिक और संस्कृति की बात आए तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, जिसको क्या बोला गया था, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट और थ्योरी बोला गया था, जिसको क्या बोला गया था, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। वाइगोत्स्की। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि जो ये थ्योरी है ये इस पर सबसे ज्यादा किसने काम किया था, लेव वाइगोत्स्की ने काम किया था। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। दूसरा क्या था, सामाजिक अधिगम। दूसरी बात ये तो क्या थी, फर्स्ट, और दूसरी बात क्या थी, सामाजिक अधिगम। ये हम अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, सामाजिक अधिगम। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सोशल लर्निंग, इसको क्या बोला जाता है, सोशल लर्निंग। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, सोशल लर्निंग होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण होना चाहिए। अभी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की बात तो किसने की थी, लेव वाइगोत्स्की ने की थी, जो बात करते हैं स्कैफोल्डिंग वाली जो बात करते हैं, यानी कि बच्चे को MKO के द्वारा थोड़ी सी उसको सहायता दी जाए तो बच्चा अपना जो पोटेंशियल डेवलपमेंट वाला क्षेत्र है उसको वहां तक बच्चा पहुंच जाएगा। बात की थी ZPD की थी, ZAD की थी और PD की थी। एक बार ये लिख लो, ये किसने दिया था, बांडुरा। पूछ लिया जाता है कि बांडुरा की थ्योरी कौन सी थी, तो क्या कहेंगे, सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग कहेंगे।
वाइगोत्स्की की कौन सी थी, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। अब ये वाली थ्योरी मैंने एक स्पेशल क्लास में करवाई थी, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। यानी कि इन्होंने क्या बताए थे, 3 क्षेत्र बताए थे। अब 3 क्षेत्र में क्या बोला था, एक तो क्या होता है ZAD, ठीक है, और क्या होता है इसके बाहर ZPD, और ये क्या होता है PD। ZAD को तो बोला था जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ZPD को क्या बोला था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और PD को क्या बोला गया था, पोटेंशियल डेवलपमेंट। यानी कि एक बच्चे को ZAD यानी ZAD के अंदर बच्चा अपना मैक्सिमम अपनी समझ के हिसाब से कुछ कर पाता है, और जब उसको थोड़ी सी क्या दी जाए, बाहर से सहायता दी जाए। अब सहायता देने वाला कौन होगा, MQ कौन है, मोर नॉलेजेबल देन अदर। यानी कि थोड़ी सी बच्चे को सहायता दी जाएगी तो बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा, ZPD में पहुंच जाएगा। और ZPD के बाद ये क्या होता है, उसका संभाव्य विकास क्षेत्र, ठीक है। ये सब किसने बताया था, ये सब का सब लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। सामाजिक कल्चरल के साथ उन्होंने एक भाषाई ज्ञान या भाषाई कौशल का होना भी जरूरी है, ये भी किसकी थ्योरी में था, लेव वाइगोत्स्की में था। मनोवैज्ञानिक, अब यहाँ पर सामाजिकता के साथ जब बात जोड़ें तो 2 शब्द और निकल कर आते हैं मनोवैज्ञानिकता के अंदर, लिंग। अब लिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग क्या है, एक हिंदी का शब्द है, ठीक है। लिंग क्या है, अपने आप में एक हिंदी का शब्द है, ठीक है। जब इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्लास को एक बार थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा और फिर रिस्टार्ट करती हूँ इसी टॉपिक के साथ, और इन दोनों क्लासेस को फिर कनेक्ट करके पढ़ना क्योंकि लाइट चली गई है।